brought to you by Bank of Maharashtra. तो बजट 2025 का ऐलान हो गया है, मध्य वर्ग को राहत दी गई है। ये नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली पहली गठबंधन सरकार का पहला पूर्ण बजट है। इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ हैं 2 बार के वित्त मंत्री, देश के 2 बार के वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा जी। यशवंत जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ जी, मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूँ आपकी आवाज़। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पहली प्रतिक्रिया ही बताइए। पहली प्रतिक्रिया तो मेरी ये है कि जब मैं बजट भाषण सुन रहा था तो 1 मिनट के लिए मुझे शक हुआ कि ये बजट भाषण कहीं नीतीश कुमार के वित्त मंत्री का तो नहीं है, क्योंकि बिल्कुल जिसको कहते हैं कि ब्रेजन ढंग से ये सरकार तय करती है अपनी प्राथमिकताएं, और इस बार बिहार के लिए जो घोषणाएं की गई हैं वो जाहिर है कि बिहार में जो चुनाव आने वाले हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये घोषणाएं की गई हैं। मखाना बिहार का बहुत पुराना प्रोडक्ट है जी। 10 साल में वित्त मंत्री को, मोदी जी को मखाना बोर्ड की याद नहीं आई। अब मखाना बोर्ड बना रहे हैं और वो इसलिए कर रहे हैं कि इससे जो मखाना प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं उनके ऊपर, वोट के ऊपर असर पड़ेगा। तो पहली मेरी प्रतिक्रिया तो यही है कि मुझे लगा कि नीतीश कुमार के वित्त मंत्री ये बजट पेश कर रहे हैं। दूसरी जो हमारी प्रतिक्रिया है वो ये है कि बजट में बहुत सारी बातें कही गई हैं, लेकिन सारी बातों को बिल्कुल एक तरफ करते हुए जो मुख्य बात है वो है कि इनकम टैक्स में मिडिल क्लास को क्या राहत मिली। अब जहाँ तक मुझे आंकड़ों का ज्ञान है कि देश में करीब 12 करोड़ इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं, 12 करोड़ लोग। उसमें 6 करोड़ लोग जो हैं वो नील रिटर्न फाइल करते हैं, केवल नाम के वास्ते रिटर्न फाइल करते हैं, और लगभग 6 करोड़ लोग टैक्स देते हैं। तो 143 करोड़ लोगों के देश में ये 6 करोड़ लोगों को खुश करने के लिए ये रियायत दी गई है। मुझे उससे कोई झगड़ा नहीं है, ठीक है, आप रियायत दीजिए। लेकिन बजट का सारा डिस्कशन जो मीडिया में हो रहा है वो इसी बात को लेकर हो है। देखो मिडिल क्लास को कितना ज़बरदस्त फ़ायदा हो गया और कुछ हज़ार करोड़ रुपए का फ़ायदा हो गया तो हो गया। लेकिन जो सबसे मुख्य बात जिस संदर्भ में ये बजट बना है वो है कि देश का जो मार्केट है, शहर का मार्केट, मैं स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो शहर के मार्केट हैं वो उदास हैं आज के दिन। मैं यहाँ आपसे जो बात कर रहा हूँ हजारीबाग झारखंड से बात कर रहा हूँ, और ज़मीन पर रहते हुए मैंने महसूस किया नंबर 1 कि बजट में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं था। लोग आते रहे, मिलते रहे, मैं बजट को देखता रहा टीवी पर, बजट भाषण को सुनता रहा, बाकी लोगों को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं थी। और फिर कुछ लोग आए जिन्होंने कहा कि साहब मार्केट तो बिल्कुल उदास हो गया है, मार्केट में पैसा नहीं है, कंज्यूमर के पास पैसा नहीं है, आप किसी बैंक के पास पैसा नहीं है, आप किसी बैंक में चले जाइए, उनसे कहिए कि हमको 10 लाख रुपया तत्काल कैश चाहिए हमारे अकाउंट से, तो वो शायद देने में असमर्थ होंगे। तो लिक्विडिटी का बड़ा भारी प्रॉब्लम है इस समय, और मुझे लगता है कि उन सबको ध्यान में रखकर बजट को बनाना चाहिए था। मुझे लगता है कि बहुत आंशिक रूप से इस समस्या का समाधान करने की कोशिश की गई है इनकम टैक्स में रियायत देकर। ठीक है सर, जो पहले मिडिल क्लास को जो राहत मिली है, आपने कहा मीडिया की कवरेज ज़्यादा हो रही है, सबसे पहले उसी पे बात करके उसको किनारे कर देते हैं, फिर उन विषयों पर भी बात करेंगे जिन पर आप और विस्तार से जानना चाहेंगे। ये याद दिला देना ज़रूरी है कि यशवंत जी मौजूदा सरकार के कटु आलोचक रहे हैं, टीएमसी से आपने चुनाव लड़ा और अभी अपना एक राजनीतिक दल उन्होंने बनाया है सर। लेकिन एक बात है कि
मध्य वर्ग को लंबे समय से टैक्स में कोई बड़ी राहत मिली नहीं थी। पिछली बार कुछ बदलाव किए गए पर वो भी कोई बड़ी राहत नहीं थी। इस देश का मध्य वर्ग की ओर से ये दलील आती है कि भाई हम मेहनत से कमाते हैं और ये देश एक हेविली टैक्स्ड कंट्री की ओर बढ़ चला था। पूरी दुनिया में भी हमारी छवियों में से एक चीज ये थी कि भारत में टैक्स बहुत लिया जाता है। क्या ये वॉज इट नॉट मच नीडेड चेंज? ये होना तो चाहिए ही था ना कभी। नहीं, देखिए, मैंने आपको जो आंकड़े दिए वो इसलिए दिए कि देश की पूरी आबादी को ध्यान में रखते हुए कितने लोग हैं जो इनकम टैक्स देते हैं, वो संख्या बहुत कम है। मैंने बताया आपको। ज्यादा टैक्स कौन लोग देते हैं? ज्यादा टैक्स वो लोग देते हैं जो मार्केट में जाते हैं और सामान खरीदते हैं, जो जीएसटी पे करते हैं। और जीएसटी का बोझ बहुत जबरदस्त है मार्केट के ऊपर, कंज्यूमर्स के ऊपर, और इसीलिए कंजम्पशन गिर गया है। वो डायरेक्ट टैक्सेस में सुधार करने से उतना ज्यादा उसका फायदा नहीं होगा जितना इनडायरेक्ट टैक्स में सुधार करने से हो सकता था। मैं उम्मीद करता था कि जीएसटी में राज्यों के साथ बात करके वित्त मंत्री जी कोई इस तरह का कदम उठाएंगी जिससे कि आम लोगों को राहत मिलेगी। जो इनकम टैक्स पे नहीं करता है वो भी जीएसटी पे करता है, क्योंकि मार्केट में जाता है वो सामान खरीदने के लिए, उसमें कहीं कोई कंसेशन नहीं मिला है। तो आम आदमी के ऊपर जो बोझ था, जिस बोझ के चलते मार्केट सुनसान हो गए हैं या मार्केट के ऊपर उसका असर पड़ा है, उसमें तो कोई राहत नहीं मिली। सर, इसको थोड़ा सा समझना चाहता हूँ कि जैसे जब आम आदमी की जेब में थोड़ा पैसा बच रहा है, अभी सिर्फ मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इसी विषय टैक्सेशन पे जो राहत दी गई, उसकी जेब में 12 लाख वाले को नहीं अब टैक्स भरना पड़ेगा, तो उसके मान लीजिए 80,000 टैक्स थे तो वो बच गए, 16 लाख वाले का भी कुछ अमाउंट बचा, 20 लाख वाले का भी टैक्स स्लैब बदल गया है तो अब बचा। ये जो पैसा बचेगा, क्या ये कंजम्पशन को बढ़ावा नहीं देगा? क्या ये बात मानने के कारण नहीं है हमारे पास कि ये जो बचा हुआ पैसा है वो कंजम्पशन में उसको खर्च नहीं करेगा आम आदमी जो बचाएगा? देखिए, इसमें खर्च भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। अगर उसको भविष्य की चिंता है तो इस पैसे को खर्च करने के बजाय वो कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश करेगा कि जो एडिशनल पैसा मिला उसको तत्काल खर्च करने के बजाय हम उसको बचा के रखें, ताकि आने वाले दिनों में हम अपनी ज़रूरतों के लिए उसका उपयोग कर सकें। तो दोनों प्रकार की प्रवृत्ति काम करती है। लेकिन फिर मैं दोहराऊंगा इस बात को कि जो मार्केट में पैसा, अब जो सेविंग्स में पैसा आएगा इनकम टैक्स कंसेशन से, उसकी राशि जो है वो पूरी अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से बहुत कम है। और ये सोच लेना कि मात्र कुछ करोड़ लोगों के कंजम्पशन बढ़ने से पूरे देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर असर पड़ेगा, मार्केट के ऊपर असर पड़ेगा, ये गलत है। मार्केट के ऊपर असर पड़ता अगर आप जीएसटी में कुछ कंसेशन देते हैं। ठीक है। सर, एक सवाल और कि आप इस बजट, अभी पॉलिटिकल कंपल्शंस और वर्सेस वेलफेयर की बात कर रहे थे कि राजनीतिक तौर पर इस बजट में जो चीज़ें की गई हैं उसमें राजनीति का ख्याल कितना रखा गया है? बिहार में चुनाव होने हैं, 240 सीटें इस भारतीय जनता पार्टी की पिछले लोकसभा चुनाव में घट करके रह गई। दूसरा, ये गठबंधन सरकार है, तो क्या इसको आप किस तरह से देखते हैं? आप गठबंधन सरकार में रहे हैं, क्या सहयोगी दलों की ओर से बनाए गए किसी दबाव की झलक दिखती है इसमें? नंबर 1। और क्या इसमें किसी तरह के रिजेंटमेंट को एक्नॉलेज कर लिया गया है कि हाँ, संभवतः मध्य वर्ग से एक नाराजगी तो उभर रही थी? नहीं, देखिए, हम तो आपसे ये कहेंगे कि हम एक युग में जी रहे हैं जिसको प्रचार का युग हम कहेंगे। प्रचार के युग में हम जी रहे हैं। और अभी आप और हम जो बात कर रहे थे इनकम टैक्स में छूट की, सरकार इसी को भुनाने की कोशिश करेगी। इतना जबरदस्त प्रचार होगा कि मालूम पड़ेगा कि जैसे सब लोगों के हाथ में बहुत पैसा बच गया और अब सब लोग दौड़ के जाएंगे बाजार में और उस पैसे को खर्च करेंगे। ये जो धारणा है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि लोगों के मन में इस समय एक भविष्य को लेकर चिंता है। वर्तमान को लेकर भी चिंता है, भविष्य को लेकर भी चिंता है। और जब भविष्य को लेकर चिंता होती है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस समय आदमी कंज्यूम कम करता है और पैसा ज़्यादा बचाता है। और पैसा बचाए अगर
नेशनल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में किसी में डालकर तो वो भी बात समझ में आती है, लेकिन घर में उस पैसे को रख ले तो उससे तो किसी का फायदा नहीं होगा। मैं कई लोगों से आज बात कर रहा था और लोगों ने मुझसे कहा कि साहब अगर कुछ पैसा बचेगा तो हम तो भविष्य के लिए उसको बचा के घर में रखेंगे। तो ये भी प्रवृत्ति लोगों के बीच में है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि इससे कंजम्पशन में कुछ फायदा होगा, लेकिन जितनी बड़ी समस्या इस समय कंजम्पशन को लेकर थी उस समस्या का निराकरण इससे नहीं होगा। और फिर मैं दोहराऊंगा कि अगर जीएसटी में कंसेशन मिलता तो सब लोगों को उससे फायदा होता और तब मार्केट में कुछ रौनक आती। ठीक है सर, एक राजनीतिक सवाल और फिर दो तीन छोटे छोटे आर्थिक पक्ष पे और सवाल है मेरे। बिहार को भले ही वहाँ चुनाव होने हैं और उस सामयिकता की वजह से फायदा अधिक मिल गया, पर हमारे यहाँ तो ये कोई नई प्रैक्टिस नहीं है। जब कहीं चुनाव होते हैं तो सरकारें उससे ठीक पहले उस राज्य को प्रभावित करने वाली योजनाएं लेकर के आती हैं, बजट के प्रावधान लेकर के आती हैं। और बिहार की जो परिस्थिति है वहाँ जिस तरह की परियोजनाओं की ज़रूरत है, जो अभी वहाँ बहुत किस्म के इकोनॉमिक एम्पावरमेंट आप जितना भी कर लीजिए, जितना भी दे दीजिए, कम ही है। अविभाजित बिहार से सर आप भी हैं, जो भी मिला है जिस बहाने भी मिला है स्वागत योग्य नहीं है क्या? स्वागत योग्य तो है, लेकिन मखाना बोर्ड बनाने से मगध को क्या फायदा होगा? उसके लिए मखाना बोर्ड बनाने से भागलपुर के लोगों को क्या फायदा होगा? एक रीजन है बिहार में जहां मखाना का प्रोडक्शन होता है। अब वो बोर्ड बन गया तो उसके बाद बोर्ड क्या कार्रवाई करेगी, कितनी देर में करेगी और उसका क्या असर पड़ेगा, धीरे धीरे करके ये सामने बात आएगी। लेकिन तत्काल बिहार के चुनाव के ऊपर उसका असर पड़ जाएगा, ये मैं सही नहीं मानता हूं। हालांकि मैं जानता हूं कि सरकार जो है वो कोशिश करेगी इसका पूरा पूरा लाभ उठाने का चुनाव में। ठीक है सर, एक बात और जो कल के आर्थिक सर्वे में कही गई कि 2047 तक विकसित भारत बनने के लिए 8% की ग्रोथ रेट चाहिए। हमारी ग्रोथ रेट अभी बहुत अच्छा नहीं कर रही है, 6.3 to 6.8% का अनुमान है। 4 साल के सबसे निचले स्तर पर हैं हम हैं। आर्थिक सर्वे में 2-3 बातें और कही गई हैं, फिर मैं आपसे सलाह चाहता हूं कि विकसित भारत बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आर्थिक सर्वे ये कहता है, गवर्नमेंट को कहता है, सरकार को, कि गेट आउट ऑफ द वे, जिसका अर्थ ये है कि आप व्यापार मत करिए। व्यापार को जो रेगुलाइजेशन है, आपका जो नियामक आपने तय किए उसको थोड़ा सा और ईज आउट करिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाने का दावा मौजूदा सरकार करती है, बट आर्थिक सर्वे कहता है कि वो और तेजी से किए जाने की जरूरत है। सरकार को गेट आउट ऑफ द वे कहता है, जिसका अर्थ ये है कि आप अपनी हिस्सेदारियां जो हैं और अन्य कंपनियों में उसको हटाइए और प्राइवेटाइजेशन ज्यादा से ज्यादा करिए। क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं 2047 या मान लीजिए 47 तक नहीं भी होता तो निकट भविष्य में विकसित भारत की ओर बढ़ने के लिए, आपकी अपनी समझ से? देखिए, विकसित भारत की परिभाषा क्या है? आप जानते हैं परिभाषा, तो मुझे जरा ज्ञान दीजिए कि विकसित भारत का की ये परिभाषा है। आर्थिक सर्वे में सर क्या परिभाषा बताई गई है? जो नहीं, हमको नहीं पता। आर्थिक सर्वे मैंने देखा नहीं। मैंने कहा कि मैं अपने गांव में हूं, झारखंड में। लेकिन विकसित भारत एक सपना है और उस सपने को हम दिखा रहे हैं कि हम कब तक अचीव करेंगे, 2047 में। अब 2025 में हम 2047 की बात कर रहे हैं। कौन रहेगा 2047 में, कौन उसके लिए अकाउंटेबल होगा, इसकी बात करना बेमानी है आज के दिन। लेकिन सपने दिखाना है, और मैं यही आपसे कह रहा हूं कि ये सरकार जो है वो सपने दिखाने में माहिर है और दूर का सपना दिखाती है कि 20 साल के बाद, 25 साल के बाद बहुत अच्छा हो जाएगा, तुम अभी बहुत खुश रहो, ताकि वर्तमान से उनका ध्यान हटे। ये इनकी कोशिश रहती है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि 2047 में क्या होगा, 2047 में विकसित भारत बनेगा कि नहीं बनेगा, विकसित भारत की क्या परिभाषा आप तय कर रहे हैं बजट में या इकोनॉमिक सर्वे में आपने बताया कि विकसित भारत का मतलब होगा कि सब लोगों को रोजगार मिल गया होगा, सब लोगों के लिए हेल्थ की सुविधा होगी, सब लोगों के लिए शिक्षा की सुविधा होगी, सब लोगों के लिए नागरिक सुविधाएं होंगी। ये कहीं पर स्पष्ट किया है? नहीं किया है। लेकिन विकसित भारत एक बड़ा भारी जुमला बन के चल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, विकसित भारत बनने के लिए सरकार ने खुद माना है
कि कम से कम 10 साल तक लगातार 8% ग्रोथ रेट हो। और ये 8% ग्रोथ रेट जो है इसको तय किया है अर्थशास्त्रियों ने मिलकर। इससे मुझे कोई झगड़ा नहीं है, ठीक है 8% हो 10% हो तो और भी बेहतर होगा। लेकिन क्या आज के माहौल को देखते हुए हमें लगता है कि हम 8% ग्रोथ रेट लगातार अचीव कर पाएंगे 10 सालों में? मुझे तो नहीं लगता है आज की जो परिस्थिति है जी। और आज के बजट के बाद भी इतनी ऊर्जा आ जाएगी अर्थव्यवस्था में कि हम लगातार 8% करते रहेंगे अगले 10 सालों तक, ये विश्वास हमें नहीं होता है। और सरकार के जो हम रिकॉर्ड है, सरकार का रिकॉर्ड है, उसको पिछले 10 साल का उसको हम उठाकर देखें तो इन्होंने तो कई कदम ऐसे उठाए जिसमें मुद्रा ये डिमोनेटाइजेशन भी था, जिससे कि एकदम अर्थव्यवस्था धड़ाम हो गई। तो कब क्या ये कर देंगे किसी को कुछ नहीं पता है, 10 साल तक क्या होगा ये नहीं पता है। तो इसलिए हम क्या 50 साल की गारंटी 25 साल की गारंटी ले सकते हैं? कौन सरकार ले सकती है? सर एक सवाल, मतलब मैं जो समझना चाह रहा था वो यहाँ कि आर्थिक सर्वे ये कहता है कि प्राइवेटाइजेशन की ओर और तेज कदमों से बढ़ना चाहिए और उसके बहुत सारी व्याख्याएं हो सकती हैं। आप कह रहे हैं कि जो ये मौजूदा बजट है इसमें जो असल फायदा हुआ है वो बहुत कम प्रतिशत में उसकी संख्या है देश की आबादी के हिसाब से, जिनको जरूरत है उन तक नहीं पहुंचा, ऐसा आप कह रहे हैं। अब जो वे फॉरवर्ड है यहाँ से इकोनॉमी का, हम पीछे तो लौट नहीं सकते हैं जिस 1991 में जो हमने आर्थिक नीति अपनाई है। भविष्य में हम कैपिटलिज्म की ओर और तेज कदमों से मार्च करते हुए चलें। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि साहब हम बाहर तो कहीं इन्वेस्ट करेंगे नहीं, हम घर में अपने यहाँ से ही चीज़ें प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे, घर का जो पैसा है हमारे यहाँ जो हो रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ इस्तेमाल हो, चैरिटी वर्क जो अमेरिका करता रहा है वो ना करे। और उसको यहाँ पर कई लोग मिसाल के तौर पर भी पेश करते हैं कि रिपब्लिकन्स की जो आर्थिक नीतियाँ हैं उनसे हमें सबक लेना चाहिए। एक दूसरा कि ये बात है कि जब सरकार प्राइवेटाइजेशन की ओर मूव करती है तो ये जो हमारी बची खुची मिश्रित अर्थव्यवस्था है उससे भी आगे एक पैराडाइम शिफ्ट की तरह होता है। तो वे फॉरवर्ड आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, राजनीतिक टिप्पणी की अपेक्षा नहीं कर रहा हूं सर, आर्थिक टिप्पणी की अपेक्षा कर रहा हूं। देखिए आर्थिक टिप्पणी मेरी यही है कि आप हिंदुस्तान जिंक का उदाहरण लिखिए। हिंदुस्तान जिंक का प्राइवेटाइजेशन हुआ था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, हम लोग सरकार में थे। हिंदुस्तान जिंक लगातार घाटे में चल रहा था, तो ये तय हुआ कि उसका प्राइवेटाइजेशन किया जाए। और ये प्राइवेटाइजेशन का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने उस समय डेवलप किया कि हम ना केवल डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, शेयरों को बेचेंगे, बल्कि मैनेजमेंट को भी हम ट्रांसफर कर देंगे उस प्राइवेट बायर को। तो हिंदुस्तान जिंक का भी मैनेजमेंट जो बायर था उसको दे दिया गया। आज हिंदुस्तान जिंक प्रॉफिट में है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि पब्लिक सेक्टर की तुलना में, एक्सेप्शंस अपार्ट, प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा एफिशिएंटली काम करता है। और इसीलिए मैं इस बात का कायल हूँ कि अभी जो सरकारी उपक्रम हैं उनको निश्चित रूप से ट्रांसफर करना चाहिए प्राइवेट सेक्टर को। सरकार को बिजनेस में बने रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। और नंबर 2 कि हम लोग आने वाले दिनों में प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा मौका दें। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अगर ज़रूरत है तो वो करें, लेकिन पूरा जो ट्रस्ट होना चाहिए, जोर होना चाहिए, वो होना चाहिए प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाने में। और इसीलिए प्राइवेट सेक्टर के कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। क्या हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा सकते हैं प्राइवेट सेक्टर का, उसके लिए कंडीशंस बना सकते हैं? ये बड़ी चुनौती है। आपने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिया। मुझे लगता है कि ही इज लाइक ए बुल इन चाइना शॉप। वो कहाँ क्या डिस्ट्रप्शन करेंगे ये कहना आज के दिन मुश्किल है। और शायद हमारा बजट जो इस बार का है वो इस बात से पूरी तरह वाकिफ नहीं है, कम से कम जो स्पीच है वो नहीं दिखाता है इस बात को। तो इसलिए अमेरिका का जो प्रभाव है दुनिया भर की अर्थव्यवस्था के ऊपर, उसका भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर गोइंग फॉरवर्ड क्या असर पड़ेगा, उसका भी जिक्र देखने को नहीं मिला इस बजट में।
ठीक है सर, एक सवाल और एफडीआई को लेकर के सवाल है। आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में एफडीआई को लेकर के बड़ा विरोध झेलना पड़ा। अपने ही संघ की ओर से ही, आनुषंगिक संगठनों की ओर से ही दत्तोपंत ठेंगड़ी साहब विरोध किया करते थे। बीजेपी भी, दिल्ली में बहुत सारी पुरानी तस्वीरें मिल जाती हैं, सुषमा स्वराज से लेकर के तमाम लोग एफडीआई का विरोध करते हुए। बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई की घोषणा की गई है, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? एफडीआई 100% एफडीआई की ओर हमें अन्य सेक्टर्स में भी, जैसे बीमा में बढ़े हैं, ये सही है, सही गुड डायरेक्शन है? मैं इतना कहूँगा, ये जो इंश्योरेंस में पूरे इंश्योरेंस सेक्टर को खोलने का काम हम लोगों ने किया था, और उसी समय हम लोगों ने ये भी तय किया था कि हम 26% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उसमें अलाउ करेंगे। 26% का मतलब ये था कि उनके लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रहेंगे, पॉलिसी को प्रभावित करेंगे, कुछ पैसा भी उनके पास आ जाएगा। तो ये सब सोचकर हम लोगों ने 26% किया, फिर उसको बढ़ाते बढ़ाते 74% किया गया, जिसमें उनको 2/3 कंट्रोल उनके हाथ में चला गया। अब 100% उसको कर दिया गया है। मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि बीमा कंपनियों के जो कर्मचारी हैं वो इसका घोर विरोध करेंगे, और उसके लिए हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। मुझे लगता है कि उनको अगर हम विश्वास में लेकर इस कदम को उठाते तो बेहतर होता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यशवंत जी, आप हजारीबाग से हमारे साथ जुड़े, हमसे बात की, आपके समय के लिए शुक्रिया। इस बातचीत पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।